You have been an MLA from the Dharavi Assembly segment for 4 times. So, as you enter national politics, what are the advantages that you take with you that the state level experience has given you? सबसे पहला तो बात यह है कि मैं बहुत यंग एज में गई इसमें। इन 2002 आई आस्क्ड फॉर कॉर्पोरेशन टिकट। पार्टी ने कहा कि एक पॉलिसी तय हो गई कि जिसके पिता है या जिसको है उसको टिकट नहीं देगा। तो 2002 से मेरा पॉलिटिकल करियर बेसिकली शुरू हुआ। बिफोर दैट आई वाज अ लेक्चरर फॉर 5 years। टिकट नहीं मिला लेकिन मैंने काम किया। दैन 2004 में सडनली मेरे फादर को अपॉर्चुनिटी मिली कि वो कंटेस्ट करें यही नॉर्थ सेंट्रल से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ही गॉट इलेक्टेड, ही वाज जॉइनिंग क्लब। फिर लोगों ने कहा कि वर्षा को एमएलए करते हैं। एंड 2004 से लेकर 2019 तक आई एम एमएलए। ट्वाइस मैं मिनिस्टर रह चुकी हूँ। आई वाज हैंडलिंग वुमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर डिपार्टमेंट, स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट एज ए कैबिनेट मिनिस्टर। बट एज वेल एज इन 2009 to 2010 आई वाज हैंडलिंग higher ed technical, medical education, special assistance and tourism department। So एमएलए बन के भी मुझे मालूम है कि काम कैसे करना है। बीइंग अ मिनिस्टर फॉर ऑलमोस्ट 7 years, आई नो कि पॉलिसीज कैसे बनती है, कैसे काम करना है। फिर आई गॉट अ बेस्ट पार्लियामेंट्री अवार्ड। मुझे सबसे अच्छा भाषण का स्पीच का हमारा विधानसभा का पुरस्कार मिला। आई गॉट अपॉर्चुनिटी, यूएन ने मुझे सिलेक्ट किया रिगार्डिंग दैट वुमेन्स पॉलिसी एंड ट्रांसजेंडर पॉलिसी एंड जो मैंने LGBTQI+ इनका मैंने बहुत बड़ा प्रेजेंटेशन की, मैंने बहुत आवाज़ उठाई महाराष्ट्र में पॉलिसीज़ के माध्यम से। तो यूएन ने मुझे उनके प्रति काम करने का मौका दिया। तो दिस होल हार्टेडली अगर एक्सपीरियंस देखेंगे तो मैं सिर्फ स्टेट नहीं, सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट और इंटरनेशनल लेवल पर भी जाके काम करके आई हूँ। और इसका मुझे फ़ायदा ये होगा कि लोकल काम करने की वजह से मुझे लोकल बॉडी के इशू में कैसे काम करना है वो मुझे मालूम है। बीइंग स्टेट मिनिस्टर मुझे मालूम है कि पॉलिसीज़ कैसे बनती है, उसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे होता है, उसका काम कैसे करना है। एंड फिर इंटरनेशनल फोरम पे जाने की वजह से मुझे मालूम है कि, और इससे पहले भी मुझे अमेरिकन एम्बेसी ने यूएस एम्बेसी और साथ साथ में मुझे ऑस्ट्रेलियन एम्बेसी ने भी चुना था महाराष्ट्र का एस्पेरेंट लीडर करके। फिर 2008 मुझे चुना था ओबामा जी के इलेक्शन को कैंपेन के लिए, और साथ में उनका इलेक्शन को पूरी तरह से रिकॉर्ड करने के लिए। साथ में मैं 2000 अभी जब गई थी, जब मैं मिनिस्टर बनने से पहले इन ऑस्ट्रेलिया, जो मुझे ऑस्ट्रेलियन काउंसिल ने चूज़ किया था कि ऑस्ट्रेलियन पॉलिसी जो है, जब मैं अपोजिशन में थी 2014 से लेकर 2019 में, तो कहीं ना कहीं मुझे बहुत सारा एक्सपीरियंस इंटरनेशनल भी आया है। और उसका फ़ायदा मुझे ये होगा कि बीइंग अ पॉलिसी पर्सन, बीइंग अ वर्किंग पर्सन, मैं इसका इस्तेमाल अपने क्षेत्र में भी कर सकती हूँ। साथ साथ में जब पार्लियामेंट में लॉज बेसिकली ये कायदे मंडल है, तो वहाँ पर जो कोई भी चीज़ होगी तो मैं उसको मैं भाषण कर सकती हूँ। लेक्चरर रह चुकी हूँ, अच्छा स्पीच देती हूँ, अच्छा पार्लियामेंट का पुरस्कार प्राप्त हूँ। तो उसका फ़ायदा मुझे 100% यूज़ करने की फोरम पे भी होगा। साथ साथ के काम करने का अनुभव मुझे ज़रूर होगा। तो मुझे लगता है मैं अच्छा काम कर पाऊँगी। इस कॉन्स्टिट्यूएंसी मुंबई नॉर्थ सेंट्रल जहाँ से आप इलेक्शन फाइट कर रही हैं, इस कॉन्स्टिट्यूएंसी के स्पेसिफिक चैलेंजेस क्या हैं? और जैसे कि एक है कि BKC आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में, इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में पड़ता है, बिजनेस डिस्ट्रिक्ट है, लेकिन वहाँ पे लास्ट माइल कनेक्टिविटी का प्रॉब्लम है। इतना स्टेशन के इतने पास होने के बावजूद स्टेशन पहुँचना लोगों के लिए मुश्किल हो जाता है। या इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में बहुत रीडेवलपमेंट भी हो रहा है, तो इसके साथ इंफ्रास्ट्रक्चर की भी ज़रूरत है। तो इस तरह के कौन से चैलेंजेस हैं और आपको क्या लगता है आप कैसे उनको टैकल करेंगे? देखिए, यहाँ 2 परिस्थितियाँ हैं। एक लोअर क्लास है झोपड़पट्टी, और एक क्लास है बहुत अपर क्लास है, बेसिक काबिल वगैरह सब बांग्ला दोनों को हैंडल करना ये सबसे बड़ा ज़रूरी है। लेकिन जब मैं लोकल लेवल पर गई, जैसे मैंने कोई समझ का एक विषय आपसे कहा, जब मैं गई तो मैंने देखा कि वहाँ पे जो है पानी नहीं है,
खाना है, ना आपका इलेक्ट्रिसिटी है। जैसा मैं फनल जोन में गई जहाँ पे एयरपोर्ट अथॉरिटी है, वहाँ पे लगभग 18 लाख जो है और मोर देन 6,000 बिल्डिंग्स आर सफरिंग बिकॉज ऑफ के हाइट रिस्ट्रिक्शन, बिकॉज ऑफ 70 साल से उनका घर पर काम नहीं कर पा रहा और उनके टैंक्स जो है पानी के उसको भी तोड़ने का बात कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे इस बात का पूरा एहसास है कि यहाँ पे बहुत सारे इशू हैं। एयर इंडिया कॉलोनी में गई थी जहाँ पे एयर इंडिया के एम्प्लॉयज़ हैं, वहाँ तो मैंने MLA रहते हुए उसका बहुत सारा एजुकेशन में मैंने पार्टिसिपेट किया था। इसलिए क्या था क्योंकि जो एम्प्लॉयज़ हैं लगभग 1600 एम्प्लॉयज़ वहाँ पे थे, उनको जब तक GVK थे तब तक उनको GVK ने प्रॉमिस किया था कि हम आपको रिहाबिलिटेट करेंगे। अच्छा, जब से हमारे एयरपोर्ट अडानी जी के पास गए हैं, अडानी जी तो हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर के बहुत प्यारे दोस्त हैं और उनके प्रति जब प्यार है वो बहुत अलग है, तो फिर सेंट्रल एम्प्लॉयज़ के प्रति प्यार कैसे दिखा सकता है। तो उन्होंने सेंट्रल एम्प्लॉयज़ को पानी बंद कर दिया, दैन इलेक्ट्रिसिटी बंद कर दी, वो लोग कोर्ट में गए, कोर्ट से वो लेके आए और उनके पैसेजेस बंद कर दिए, उनकी ग्रेजुएटी बंद कर दी। बीच में उनके कुछ लोग अंदर भी घुसे थे GC भी लेके। हमने कभी कहा पुलिस के कि आपको गलत करें तो ऑलरेडी सू जो है वो सुप्रीम कोर्ट में है, लेकिन आप अभी से उनको इतना तकलीफ दें। कहीं ना कहीं मुझे जो लगा है कि फनल में जैसे दो लोगों के दो ओपिनियन, दो MLA के, एक BJP के पराग अग्रवाल, दूसरी तरफ भाजपा के आशीष शेलार। एक का कहना है कि सिंगल डेवलपमेंट है, एक का कहना है क्लस्टर डेवलपमेंट, इसीलिए प्रोजेक्ट हो नहीं पाता। मेरा एक सिंपल कंसर्न है कि भाजपा को लोगों ने बहुत प्यार दिया है 10 साल में, सांसद चुना, MLA चुने, कॉर्पोरेटर चुने, लेकिन परिस्थितियाँ क्या है। आज मैं जगह जगह पर जाती हूँ तो लोग पानी की समस्या की बात करते हैं। आज मैं जगह जगह पर जा रही हूँ तो लोग कहीं ना कहीं कह रहे हैं कि डर का एक माहौल पैदा किया है। फिर जैसा मैंने कहा कि जो इशू में है, वरना अभी आप सोचिए, आप एक 18 लाख के लोगों के लिए पॉलिसी नहीं बना सकते, आप बढ़ाने के लिए पॉलिसी चेंज कर सकते हैं, आप बढ़ाने के लिए डिफरेंट इंसेंटिव ला सकते हैं, लेकिन आप लोगों के लिए इंसेंटिव की पॉलिसी ला के उनको रिहेबिलिट करने का, उनको सुरक्षित करने का बिल्कुल नहीं सोच रहे। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं इशू बेस्ड लड़ने वाली हूँ और मैंने जितना डूबी हूँ मैंने बहुत सारे इशू आइडेंटिफाई किए। मैं एक जगह गई तो मुझे लोगों ने कहा कि भाई जब 95 का हमारा सर्वे हुआ था तो हम लोग हैं, उसके बाद सर्वे हुआ तो हम लोग हैं, लेकिन अभी सर्वे हुआ तो हमारा नाम ही नहीं। SRA की बिल्डिंग की बात कर रही हूँ, तो मैं कुछ ऐसा क्यों होगा? अगर आप पहले वो NH 2 में हो या सेंसेक्स में हो तो आप अभी क्यों नहीं आ रहे? तो एक बड़ा सा एक चल रहा है, मतलब क्या कहें, मैनिपुलेशन। तो उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ के लोकल MLA आएंगे, हम उनको खड़ा नहीं करेंगे, क्योंकि ये सब के पीछे वो है। तो मुझे मालूम है कि भाजपा के लोगों के तंत्र जो है ना, इसीलिए वो कभी भी मुद्दों पे बात नहीं करते। जो नॉर्थ सेंट्रल के इशू उसके ऊपर कोई भी बात नहीं हो रही भाजपा की तरफ से, सब बात हो रही है कम्युनिज्म और कम्युनल प्रेशर की ऊपर। भाजपा के ऊपर ये नहीं बताया जा रहा है कि वहाँ पानी क्यों नहीं है, वहाँ पे SRA बिल्डिंग के लोग आपके अगेंस्ट हुए, आपको फनल के बारे में आपने क्या किया है, एयर इंडिया कॉलोनी के बारे में आप बताइए, MSRDC के बारे में आप बताइए, BKC के बारे में आपने जो बताया, BKC के बारे में आप बताइए, कलिना में आज आपको मालूम है कि विषय निकला, इनके ऊपर भाजपा क्यों नहीं बात कर रही? बेसिकली ये है। और भाजपा ने तो प्रॉमिस बहुत किया 2014 में 15 लाख, काला धन, 56 इंच सीना, लाल आंखें, एक के बदले में 10 सर, महंगाई, बेरोजगारी। अब इसके जवाब तो देने पड़ेगा। 10 साल हो गया, अभी गांधी, नेहरू को और इंदिरा जी को बाजू में छोड़ेगी। रियल आंसर दीजिए ना कि 40 साल में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी कब बढ़ी? अब बढ़ी। महंगाई कब बढ़ी? अब बढ़ी। महिला अत्याचार मणिपुर पे बात नहीं करते, राष्ट्रीय पदक लिए महिलाओं की बात नहीं करते। आज भी ब्रिजभूषण सिंह था क्या इसमें क्या कहते हैं, संसद में आप महिला का सम्मान नहीं रख सकते, आप महामहिम राष्ट्रपति का सम्मान नहीं रख सकते। तो ये बातें करना बहुत जरूरी है इस देश में। इस देश में सिर्फ एक दूसरे को झगड़े लगाने की बात करते हैं, ये तो आपको सोचना होगा। आप 142 MPs को सस्पेंड करते हैं, तो क्यों करते हैं? कि संसद में हमला होता है तो बेसिकली होम मिनिस्टर को रेजिग्नेशन देना चाहिए। उनकी जिम्मेदारी को संसद को अगर नहीं सुरक्षित कर पाए तो देश को क्या सुरक्षित कर पाए? पर उनके करने के बगैर 142 MPs को सस्पेंड किया और 4 लॉ पास किए। सुप्रीम कोर्ट के जज को इंटरव्यू करना पड़ा, नॉट इन 4 लॉ। ये 10 साल के इसमें जितने भी कानून होंगे, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो कानून पास करते हैं इसको कभी जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास नहीं भेजते, स्क्रूटनी कमेटी के पास नहीं भेजते, पार्लियामेंट में मेजोरिटी के ऊपर पास करते हैं या पार्लियामेंट अजेंड करके पास करते हैं। और जो ये विधेयक आती है उनके खिलाफ जो लोग हैं वो सू करके सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं। अब सुप्रीम कोर्ट ये परेशान हो गया कि आप कानूनी ऐसे क्यों ला रहे हो कि हमको सबसे हमारे पास केसेस आते हैं।
तो ये लोड उन पर बढ़ रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट के जज ने इसके ऊपर कंसर्न व्यक्त किया कि 10 साल में जो लॉ है उसको स्क्रूटिनाइज जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी सीनियर मोस्ट लीडर और कोई भी पार्लियामेंट में डिस्कस किया बढ़िया ये पास किया गया। ये सब बड़ी बातें हैं। आज ईडी सीबीआई इसका तो मतलब विरोधक पे इस तरह को हमने देखा 2 पार्टियां टूटी महाराष्ट्र में, सरकार टूटी, चीन में भी उनको मिले। ये तो मतलब अभी इलेक्शन कमीशन के लोग सवाल पूछने लगे। अब सोचो इलेक्शन कमीशन को 3 बार रिमाइंडर लेटर लिखना पड़ता है आयुक्त को बदलने के लिए। इससे बड़ा तो कोई मतलब कौन किस और किस सब क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है मुझे बताइए। एक ही वजह से हो रहा है क्योंकि हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट में सरकार है, हम कुछ भी कर सकते हैं। कभी एमएलए को देखा पुलिस स्टेशन में गोली मारते हुए, कान के नीचे बजाती हुए, धमकी देते हुए रस्ते में, और सब कुछ जो चल रहा है ये देश के हित के लिए नहीं है। और इसीलिए इस बार देश का संविधान और लोकशाही ये हमको रखना है मजबूत, इसलिए हम लड़ाई में उतरे। आपने एसआरए की अभी बात की। स्टडीज़ ये भी दिखाते हैं कि एसआरए स्कीम्स जिस तरह से इम्प्लीमेंट हो रही है वो जिनकी बेनिफिट होनी चाहिए उनको नहीं हो रही है। तो अगर आपको क्या लगता है कि इसमें क्या चेंजेस लाने चाहिए इम्प्लीमेंटेशन? पहला तो ऐसा है कि स्लम का तो मुझे बहुत अनुभव है बिकॉज मैं स्लम में भी बहुत 20 साल से काम करूँ। मुझे तो सबसे पहला ऐसा लगता है कि उसको वन टू सिस्टम में लाने का हमने बहुत इस्तेमाल किया था। और जो डॉक्यूमेंटेशन है या जो भी चीज़ें हैं एक बार प्रॉपर होने के बाद वो नाम कट कैसे होता है, अगर 2 लिस्ट में कोई नाम आए किस लिस्ट में कट कैसे होगा, ये डेवलपमेंट प्लान में तो होना चाहिए। और मुझे लगता है हम लोग क्या करते जा रहे हैं, सीमेंट के जंगल बनाते जा रहे हैं। और इसकी वजह से क्या हो रहा है, इन्वायरमेंटल हम देख रहे हैं जो टेम्परेचर का चाहे वो बात हो या कोई चीज़ हो, पोल्यूशन की बात हो, इसमें भी हमको देखना पड़ेगा कि हम ग्लोबल डेवलपमेंट कैसे करें और जिस तरह से प्लानिंग करें उसमें सुविधाएँ भी देने की बहुत ज़रूरत है। तो मुझे लगता है इसको स्ट्रीमलाइन करके कैसे हम आगे जाएँ, कितने दिन तक प्रोजेक्ट आता है, प्रोजेक्ट कितने दिन में डेवलप होना चाहिए, लोगों के पास कब तक पहुँची आनी चाहिए, इस सब चीज़ों का मॉनिटरिंग करने वाली होनी चाहिए और प्रोजेक्ट में लाइनअप करके होना चाहिए। ये मेरा मानना है। आप खुद एक शिक्षिका रह चुकी हैं, तो एनईपी जो अभी आया है 2020 उसको लेके काफ़ी सारा रेजिस्टेंस दिखा है एजुकेशनिस्ट की ओर से, या काफ़ी स्टेट्स ने भी इसको इम्प्लीमेंट करने से मना कर दिया है। तो आपको एनईपी के बारे में आपको क्या कहना है, और आपके हिसाब से अगर इसमें बदलाव लाने हैं तो किस तरह के बदलाव लाने चाहिए? देखिए एक तो पूरी तरह से एनईपी के ऊपर आरएसएस का जो है वो सोच है। मुझे लगता है कोई भी एजुकेशन पॉलिसी बनती है तो उसके ऊपर किसी की सोच नहीं होनी चाहिए। एजुकेशन पॉलिसी जो होनी चाहिए वो डायनामिज्म होनी चाहिए, जो सबको इंक्लूसिव होनी चाहिए और क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पे फोकस करके होनी चाहिए। मैंने पहले भी इसके मामले में रोक दिया था जब मैं स्कूल एजुकेशन मिनिस्टर थी। मैंने कहा था कि सुनने में कुछ चीज़ें बहुत अच्छी लगती है और इम्प्लीमेंटेशन करने में बहुत सारे डिफिकल्टी है। कुछ चीज़ें जो अच्छी है उसको डेफिनेटली एक्सेप्ट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, उससे तो हम ज़्यादा प्रोग्रेसिव थे। जैसे हमने आपको मालूम है इंटीग्रेटेड एजुकेशन लाया था, इवन हमने मराठी कंपलसरी किया था, हर आदमी को लैंग्वेज होना चाहिए, मालूम होना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें हमने प्रोग्रेसिवली की, हैप्पीनेस करिकुलम हमने लाया था। ठीक है, जैसा वो कहते हैं कि उनका पहले तो लुकआउट ये है कि हम एक एजुकेशन हब बनाएं। हब बनना में कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन उसमें आप एक कमर्शलाइज लेके आए, केजी से पीजी आपको खुद डेवलप करना है। सवाल ऐसा है कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में हर बच्चे का अधिकार है शिक्षा। पहला जो पॉलिसी बना था वो विद्यार्थी के अर्थ का बना था कि हर गांव में खेड़े में एक स्कूल बनना चाहिए। सेकेंड जो एजुकेशन पॉलिसी बना था जो राजू जी के कानून में बना था, उसमें ये फोकस था कि हम बच्चों को सर्व शिक्षा अभियान की मदद से हर बच्चे को कम से कम प्राइमरी और सेकंड प्राइमरी जहाँ तक 8वीं तक तो शिक्षा मिलनी ही चाहिए। तो ये एक प्रायोरिटी थी। अभी इस बार प्रायोरिटी होनी चाहिए तो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पे हम लोग कैसे करें, हम स्कूलों को कैसा स्ट्रेंथन करें, हम जो हमारे गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूट हैं उसको कैसा स्ट्रेंथन करें, क्योंकि उसमें बच्चे पढ़ने वाले भी तो बच्चे हैं। लेकिन ज़्यादातर उस पर फोकस करने से अच्छा इन्होंने फोकस ज़्यादा किया है कि कमर्शियल लेवल पे एजुकेशन हब बनाए, जो खुद बनाए, खुद डेवलप। तो वहाँ पे तो गरीब का बच्चा जा ही नहीं सकता। दूसरा इन्होंने सबसे बड़ा काम किया जो आरटी बंद कर दिया हमारे यहाँ के राइट टू एजुकेशन में। 1 किलोमीटर के अंदर उन्होंने कह दिया कि प्राइवेट स्कूल को जो है वो हम बिल्कुल नहीं देंगे, जबकि
जो आरटी लाने का कांग्रेस का मकसद ये था कि हर बच्चे को अधिकार है, क्योंकि वो गरीब है, उसका ये नहीं है कि वो कोई भी स्कूल में नहीं जा सकता, वो हर स्कूल में आना चाहिए। 25% सोशली रिटर्न बच्चों का पैसा सरकार भरती थी, राज्य सरकार, उन्होंने ये भी रद्द कर दिया। सिर्फ आपको या गवर्नमेंट स्कूल में मतलब BNC स्कूल में जाना पड़ेगा या आपको एडेड स्कूल में। तो मेरा ये सबसे बड़ा कंसर्न ये है कि ये पॉलिसी बनाए किसके लिए जा रहे हैं। जो वो क्रेडिट की बात कर रहे हैं कि आपको एक पॉइंट्स मिल जाएंगे, आप शिफ्ट कर सकते हो, आपको साइंस से आर्ट्स आ सकते हो, वेरी डिफिकल्ट। कोई भी इंस्टीट्यूट अगर कॉलेज बनाता है तो कोई साइंस फैकल्टी का, कोई कॉमर्स, उसके पास आर्ट्स नहीं होता है, ना लॉ होता है, ना उसके पास मतलब एक एग्जाम्पल में बात करूँ, आपको सब चाहिए, ये सिस्टम मॉनिटरिंग कौन करेगा? इसको बनाने में बहुत टाइम लगेगा। तो पहले तो आपको एक टर्म बनाना चाहिए था कि एक शॉर्ट टर्म प्लान और एक लॉन्ग टर्म प्लान। लॉन्ग टर्म प्लान में आप किस तरह से आगे जाओगे ये भी सोचना पड़ेगा। हमारे पास कितनी यंत्रणा है, हमारे गाँव खेड़े की क्या परिस्थिति है। आप अगर गांव में जाओगे, कोई कोकण में जाओगे, कोई डोगरा भाग में जाओगे तो वहाँ नेटवर्क भी नहीं, वहाँ पे स्कूल की व्यवस्था पर भी नहीं है, वहाँ एक बच्चा है तो भी वहाँ स्कूल चलता है, क्योंकि बच्चे को स्कूल जाना चाहिए, एजुकेशन लेना चाहिए। तो कहीं ना कहीं ये सब चीज़ों को सोच के आपने पॉलिसी बनानी चाहिए थी। आपने उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसे डाली जो RSS के बेस को, आपने बहुत सारी चीज़ें ऐसी डाली। बेसिकली मैंने एक सीखा है, भाजपा जहाँ भी रहती है अपना एजेंडा फिक्स करके चलती है और उनका एजेंडे में जो आता है वही वो डालने का काम है। एजुकेशन पॉलिसी के ऊपर हमने भी कुछ सजेशन दिए थे, लेकिन हमारे सजेशन तो लिए नहीं उन्होंने, हमने जो उनसे बात की तो वो भी नहीं ली। तो कहीं ना कहीं मेरा ये कहना है कि बिल्कुल उसको थोड़ा स्क्रूटनाइज करना चाहिए, रिव्यू करना चाहिए और उसके ऊपर जो अच्छी चीज़ें वो लेनी चाहिए और जो चीज़ें बहुत डिफिकल्ट है उसके ऊपर सोचना चाहिए। कांग्रेस के मैनिफेस्टो में एक पॉइंट ये भी है कि अगर जैसे महिलाएं उनका लेबर फोर्स में पार्टिसिपेशन घर के बाहर, क्योंकि घर में तो महिलाएं काम करती ही हैं, तो घर के बाहर उनका जो पार्टिसिपेशन है उसको बढ़ाने के लिए उनका एक आपका एक पॉइंट है। तो वर्क प्लेसेस को सेफ बनाने के लिए आपको लगता है क्या करना चाहिए महिलाओं के लिए, उनके लिए कि वो एनकरेज उनको करना है कि आप आके बाहर काम करें? देखिए, पहला तो है कि विषय का गाइडलाइंस काफ़ी हद तक बहुत सफिशिएंट उसमें मिला है। उसके बाद मुझे याद है यूपीए में जो 2 की सरकार हमारी थी, जब 2014 में हमने 3 कानून पास किए थे, इसमें से एक कानून था क्रिमिनल अमेंडमेंट लॉ का था, एक प्रिवेंशन एंड प्रोहिबिशन एंड सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस का था, और मुझे लगता है तीसरा और एक कानून, ऐसे 3 कानून पास किए गए थे जो सिर्फ महिलाओं के लिए थे, जिसमें से एक था वो निर्भया केस के ऊपर क्रिमिनल अमेंडमेंट का था, और वर्किंग प्लेस के ऊपर बहुत सारा अच्छा गाइडलाइंस उस प्रोहिबिशन एंड प्रिवेंशन फॉर सेक्सुअल हैरेसमेंट वर्क प्लेस में आया है। उसमें बहुत कहा गया है कि 10 से ऊपर जितनी महिलाएं काम करती है उसके लिए एक बोर्ड क्या होना चाहिए, अगर वो कंप्लेंट करे तो कहाँ कंप्लेंट करना चाहिए, उसका स्क्रूटनी कितने दिन में होना चाहिए, उसको कितना मदद मिलना चाहिए, ये सब चीज़ें उसमें मेंशन है। डेफिनेटली उसका इम्प्लीमेंटेशन करना ज़्यादा फोकस होना चाहिए। और हमारी जैसे मैं बोला आपको कि महाराष्ट्र में तो बहुत प्रोग्रेसिव है हमारे स्टेट, महिलाओं के लिए 1 नहीं 2 नहीं 3 पॉलिसीज हो गई, जिसमें महिला के लिए क्या करना चाहिए, अगर सेक्सुअल हैरेसमेंट होता है तो क्या करना चाहिए, तो वर्क प्लेस बाहर या वो किस तरह से मदद करनी चाहिए, तो मनोधैर्य योजना हमारे यहाँ, अगर एम्प्लॉयमेंट के बारे में है तो उसके ऊपर क्या कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं, उसको कैसे असिस्ट कर सकते हैं, ये सभी चीज़ों के जो है वो है। लेकिन जैसा मैं भी जानती हूँ, आप भी जानती हूँ कि उसकी इम्प्लीमेंटेशन करना बहुत स्ट्रांगली करना चाहिए। और जो लॉज बने हैं उसके ऊपर हमने ये भी कहा था कि बहुत सारे लॉज के अंदर लोग 3 पॉइंट्स ढूंढते हैं ताकि उससे बाहर जाए, तो उसको हम कैसे स्ट्रांगली ये कर सकें। कहीं ना कहीं हमने इसलिए शक्ति कानून भी पास किया था, तो दुर्भाग्यवश अभी मामला एक राष्ट्रपति जी के पास है शक्ति कानून की। हमने कहा था कि रेप होने के बाद 45 डेज के अंदर उसको सब चीज़ें होनी चाहिए, लेकिन अभी तक राष्ट्रपति जी के पास है, वो अगर पास हो जाएगा तो काफ़ी हद तक चीज़ें अलग हो जाएगी। मैनिफेस्टो में एक और बात कही गई है, रोहित वेमुला एक्ट के बारे में मेंशन है, तो उस एक्ट को उसके ब्रॉडली उसके क्या फीचर्स होंगे ऐसे आपको लगता है? 2-4 दिन पहले मेरे पास TISS का एक आया था कि बच्चे ने सिर्फ NAP के ऊपर सजेशंस और उसको कुछ ऑब्जेक्शन डाले, एंड डेफिनेटली मैं डेमोक्रेसी में बिलीव करती हूँ, लेकिन भाजपा नहीं करती है। जैसे उसने ऑब्जेक्शन डाले उसके ऊपर जो है कार्रवाई करने का काम हुआ, उसको सस्पेंड किया TISS ने। उन्होंने TISS को कहा कि क्यों सस्पेंड किया, उसने तो कोई बात नहीं की। NAP में जो उनको लगते हैं तो उनके वो थर्ड पर्सन सुनने लगते हैं, तो वो भी आप अगर
और मुझे लगता है PISS एक रिसर्च सेंटर है, वहाँ पे तो रिसर्च होता है। अगर PISS में ऐसी चीज़ें होंगी तो कहाँ आप एक्सपेक्ट करते हो? मतलब कितने इनसिक्योर लोग हैं। एजुकेशन में रिवोल्यूशन आना बहुत ज़रूरी है। उसमें जब तक स्टूडेंट कॉन्ट्रीब्यूट नहीं करेगा, रोहित उमरला के मामले में तो आपको मालूम है कि क्या हुआ था, क्यों हुआ था, किसकी वजह से हुआ था। पॉलिटिकल विक्टिम के ऊपर उनके ऊपर हुआ था कि उन्होंने स्कॉलरशिप उनकी रोकी गई, उनको तकलीफ दी गई ताकि वो उनको निकाला गया ताकि वो पढ़ाई नहीं करें। इनकी मानसिकता क्या है मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि कैसे ये लोग करते हैं। उनके इतने सारे सांसद लड़के ने दिखा दिया कि आदिवासी के ऊपर किस तरह से मध्य प्रदेश में फिर पी करने की बात है, बाकी करने की बात है। वहाँ वही राष्ट्रपति खड़ी रहती है, ये आदिवासी समाज की महिला है। आप भारत रत्न का पुरस्कार देने जाते हैं लालकृष्ण आडवाणी जी को, आप दोनों चेयर पे बैठ सकते हैं, आप तीसरी कुर्सी नहीं मंगा सकते। आप मंदिर में उद्घाटन करने जाते हैं, आप उनको नहीं बुला सकते। आप एक मंदिर में जाते हैं, उनको बाहर खड़ा करके रखते हैं। आप संसद का ओपनिंग करते हैं, महामहिम राष्ट्रपति को नहीं बुला सकते। आप भूमि पूजन करते हैं तो भी महामहिम राष्ट्रपति को नहीं बुलाते। एक दलित है, एक आदिवासी है, एक महिला भी है, तो आप किसकी इज्जत रखते हो? तो इनकी मानसिकता तो हमें पता है किस तरह से, इसीलिए प्रोटेक्ट करना और एट्रोसिटी को कंट्रोल करना। मतलब आपको मैं बताना चाहती हूँ, यूपी में जो कटआउट लगाया बाबा साहब का जो बोलना है, ये बहुत गलत हो रहा है इस देश में। इस बार इसीलिए जो भी बनेगा वो ऐसा बने जिसकी जितनी भागीदारी, और जो बच्चे एजुकेशन लेना चाहते हैं उनको पॉलिटिकली विक्टिम नहीं बनना चाहिए, ये हमारी सोच है। हो गया साइन के लिए एक लास्ट क्वेश्चन। हाँ, ये एक लास्ट क्वेश्चन है। आप कुछ शिक्षिका रह चुकी है, इसीलिए मैं आपसे ये सवाल करना चाहती हूँ कि शिक्षक शिक्षिकाओं को एम्पावर कैसे किया जा सकता है जिसके वजह से वो एक होलसम एजुकेशन दे पाए, खुद एक एजेंट्स ऑफ चेंज बन सके। मैं पहले तो टीचर रह चुकी, तो मैं इतना ही चाहूँगी टीचर। पहले तो टीचर एक अच्छी, मतलब मैंने देखा, जब मुझे बहुत बुरा लगा, मैं सच बोल रही हूँ। मैंने उत्तर प्रदेश के टीचर को देखा, उसने सिर्फ एक बच्चे को दूसरे बच्चे को मारने के लिए कहा, क्योंकि वो माइनॉरिटी का बच्चा था, तो कहा कि आप इसको मारिए, और टीचर सामने बैठ के देख रही। ये मेरे टीचर से अपेक्षा नहीं, शायद आपने वीडियो देखा नहीं था कि आपको पता नहीं। एक उत्तर प्रदेश में टीचर थी जिसने एक बच्चे को कहा कि माइनॉरिटी का बच्चा उसको मारो। फिर मैं देखती हूँ कि बच्चे अभी चिल्ला के बहुत ये हो गए, मतलब जनरेशन पूरा अलग हो रहा है। कहीं ना कहीं टीचर को भी इसका सोचना होगा कि हम एक नागरिक को बनाएं। मैं तो हमेशा सोचती हूँ कि टीचर का काम सिर्फ पढ़ाना नहीं है, कि टीचर जो होती है ना, वो बहुत इम्पैक्ट करती है बच्चे के जीवन के ऊपर। और जो छोटा बच्चा आता है टीचर के पास, उसको एक जिम्मेदार नागरिक बनाना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं टीचर को ये जानना चाहिए कि मैं एक जिम्मेदार नागरिक। जैसा मैंने आपको थोड़ी देर पहले घटना बताया कि उत्तर प्रदेश में देखा, फिर मैंने महाराष्ट्र में देखा कि जिस तरह से कम्युनल चल रहा है, तो ये देश का बेस नहीं है। और टीचर ने तो ये कभी नहीं सिखाना चाहिए कि आप ये करो, इसको मारो, उसको करो। टीचर ने तो उल्टा बोलना चाहिए कि हम देश को कैसे आगे लेके जाए। तो सबसे पहले तो खुद को जिम्मेदार नागरिक समझना चाहिए कि हम जिम्मेदारी इसलिए लेते हैं कि हम आगे की पीढ़ी को बना रहे हैं, तो उसको जिम्मेदार नागरिक बनाना है। कोई भी अच्छा बच्चा बनता है तो लोग माँ बाप के साथ टीचर को भी जिम्मेदार करें कि टीचर का भी इसमें बहुत बड़ा हाथ है, इस तरह से बात करता है, ये कर। जब बच्चा अगर कुछ अलग चीज़ करता है तो लोग उसके लिए भी टीचर को जिम्मेदार लेते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ पढ़ाने तक लिमिटेड नहीं है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आगे है। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जवाबदार नागरिक, जो भारतीय नागरिक है, उसको इस बात का एहसास दिलाने कि देश का संविधान, देश की एकता कितनी महत्वपूर्ण है। तो मैं ये चाहूँगी कि टीचर्स इसके ऊपर भी काम करें। अपना काम तो रेगुलरली करती ही है पढ़ाने का, लेकिन साथ साथ एक अलग सोच के लेके भी काम करें और ये देश की जिम्मेदार नागरिक